हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ जो नया जुडिशरी वैकेंसी निकली है बाय यूकेपीएससी उत्तराखंड पीसीएस। तो ये वैकेंसी जो है ये जुडिशरी में इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट कल ही अपलोड किया था उनके वेबसाइट पे। सो लेट अस सी व्हाट इज the advertisement is about. So this is about Uttarakhand Judicial Service Civil Judge Junior Division Exam 2021. सो ये जो विज्ञापन की जो स्थिति है वो 31 दिसंबर 2021 की थी, जो कि कल थी, और आज नया साल है। एंड द ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 जनवरी 2022 रात के 11:59 तक। तो चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वो मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इशूइंग डेट हो। इसका ये मतलब है कि आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वही माना जाएगा जो डेट आपकी डिग्री में लिखी हुई है। मतलब अगर आपको जिस डेट में वो डिग्री मिलती है उसी डेट को रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट माना जाएगा और आपको उसी डेट को ऑनलाइन भरना है। उसके बाद जान लेते हैं फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित डिबार कर दिया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई फर्जी सर्टिफिकेट के हेल्प से अगर आप इसकी एप्लीकेशन भरते हैं या इस पद के लिए अगर आवेदन भरते हैं तो आपको 5 इयर्स तक का डिबार भी कर सकते हैं। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां यथार्थ पदनाम, अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि दे आर नॉट अलाउइंग यू टू मेक एनी चेंजेस। आपको किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं करने को दिया जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से फॉर्म भरिए। बहुत से लोग ध्यान से फॉर्म भरते नहीं और बाद में उनको दिक्कत आ जाती है, लेकिन आपको एक एक एंट्री खास करके आप अपना नाम ध्यान से भरें और उसके बाद अदर डिटेल्स लाइक योर फादर्स नेम, एड्रेस और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कॉलम रहता है ना उसमें आप देखकर अपने नंबर सही से आप उसको भरे ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आ जाए। और अगर आप किसी भी क्या कहते हैं कि अगर कोई कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप उसे भी भर सकते हैं, बट मेक श्योर यू गिव योर करेक्ट क्वालिफिकेशन एज वेल एज योर पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद अब जान लेते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 13 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सो इट इज ओनली फॉर जस्ट 13 पोस्ट। बस आपको 13 पोस्ट ही इस जुडिशियरी की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आवेदन मतलब आप लोगों से बुलाई गई है। तो जिसमें देख लेते हैं अनारक्षित जो कि अनरिजर्व्ड है वो 11 है, और जिसमें 36 आरक्षण उत्तराखंड महिला, जिसमें 30% जो है मतलब इसमें से जो 3 सीट्स है वो उत्तराखंड के महिलाओं के लिए है। दैट मीन्स द वीमेन हु आर द रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद SC ST OBC के लिए कोई भी OBC के लिए बस एक पद दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दैट मीन्स EWS उसके लिए एक दिया गया है। तो टोटल मिला के आपके होते हैं 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ के जो डोमिसाइल है उनको ही जो भी रिजर्वेशन है, चाहे EWS में हो या OBC में हो या फिर वीमेन कैटेगरी में हो, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल को ही मिलेगा। अगर आप बाहर के स्टेट के हैं तो आपको अनारक्षित ही माना जाएगा। दैट मीन्स यू विल बिलोंग टू अनरिजर्व इफ यू डू नॉट बिलोंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देन अब जान लेते हैं उसके बारे में क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी जो है वो है ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू फॉर द सर्विस टू बी a bachelor of law from a recognized from a university established by Lord Uttarakhand or by other university of India recognized for this purpose by the governor, must possess thorough knowledge of Hindi and Devanagari script and basic knowledge of computer operation। इस जो एग्जाम जो होने वाले इसकी सबसे बड़ी अगर विशेषता अगर मैं कहूँ तो यू शुड बी हैविंग द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसमें एक अलग पेपर भी रहेगा आपका
कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, जो कि आपका मेंस में रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और उसमें सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर उस पेपर में अगर 40% मार्क्स अगर वो स्कोर नहीं कर पाता है या उसका 40 से नीचे आ जाता है, सो इन दैट केस उसके जितने भी मेंस पेपर जो अपियर हुआ है दैट वोंट बी कंसिडर्ड फॉर वैलिड काउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट टू से द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू स्टेज के लिए आपका जो पेपर है वो काउंट नहीं होगा अगर आप 40% अगर नहीं लाते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज में। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 36 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक कट ऑफ डेट दिया है 1 जुलाई 2021, इसी डेट को आपको या तो 22 का होना है या तो 36 का होना है। लेकिन अगर इस डेट को अगर मान लो अगर आप 37 के होते हो या 21 के होते हो तो आपकी पात्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों को अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि विहित हो। तो अगर अब यहाँ पे उच्चतम आयु में छूट के बारे में भी लिखा गया है कि विभिन्न श्रेणी उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु में छूट अनुमन्य होगी। तो इसमें आपको छूट भी दिया जाएगा, मतलब कि अगर जो भी इनका जैसे कि 5 इयर्स होता है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए तो वो आपको दी जाएगी। उसके बाद ये होता है, अब हम जान लेते हैं आगे जाके हाँ कि आपकी और क्या क्या, मतलब इसके अलावे जो एक होता है क्राइटेरिया जिसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैरिटल स्टेटस, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित है। सो इन केस ऑफ बाइगेमी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, लेकिन ये भी एग्जेम्प्टेड है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम जान लेते हैं हाँ, ये देखिए मैंने जैसे आपको पहले किया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ एवं पूर्व सैनिक, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित तथा महिला श्रेणी में के ऐसा अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य का अधिशासी नहीं है को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन वो लोग एक एक पोस्ट के लिए दे रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द वीमेन कैंडिडेट्स, वो उन्हीं के लिए लागू होगा जो कि वहाँ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब शुल्क, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही अच्छा भी है आप लोगों के लिए। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 100 दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान रखते हुए भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु दिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत परीक्षा में आवेदकों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सो ऑल ऑफ यू आर एग्जेम्प्टेड टू पे द फीस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे फॉर द सिचुएशन विच हैज बीन गोइंग ऑन ड्यू टू COVID-19 टिल 31st of March 2022, you are exempted to pay any fees for apply to any post which is released by the Uttarakhand government. अब ये देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक परीक्षा एवं कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्ता मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा साक्षात्कार के प्राप्तांक में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि इन केस जो हम प्रीलिम्स की जो बात करते हैं कि उसमें जो भी आप जो मार्क्स सिक्योर करते हैं इन कंप्यूटर नॉलेज में, तो वो मार्क्स इट वोंट बी काउंटेड इन योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इन योर इंटरव्यू एग्जाम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न पत्र हल किए जाते हैं तो प्रारंभ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल दिए गए प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा और शेष की उपेक्षा की जाएगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे ये अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन ना किया जाए। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ 5 क्वेश्चंस रहते हैं, उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है अटेम्प्ट एनी 4, तो कुछ लोग वो अनदेखा करके पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। सो इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, सो ओनली 4 क्वेश्चंस विल बी काउंटेड एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी रिजेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ। अब ये देखिए, अब हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में जान लेते हैं। मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5% अंक की कटौती की जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मिश्रित भाषा का मतलब है कि यू हैव टू राइट योर पेपर ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। यू कांट राइट इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड इफ यू डू दैट 5% विल बी डिडक्टेड। प्रश्न संख्या ना लिखने अथवा गलत लिखने पर 1 अंक, प्रश्न का खंड ना लिखने अथवा गलत लिखने पर हाफ अंक तथा प्रश्न का उपखंड ना लिखने अथवा गलत लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, वन का भी सबसेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे 1A हो गया, फिर 1A, फिर रोमन में 1 हो गया। तो इनकेस आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप सारे आंसर जो अटेम्प्ट करें उनके क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन नंबर पे साथ साथ लिखते जाए। लेकिन अगर आप मिस आउट करते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या कहते हैं, मार्क्स लूज करने पड़ जाएंगे। उत्तर पुस्तिका में असंगत धार्मिक चिन्ह, आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो आपको किसी भी तरीके की मतलब क्या कहते हैं, you make sure that you do not make any abusive languages or something which is actually objection to any religion. So don't do any such kind of caricatures or remarks in your question paper. उसके बाद उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 2 अंक की कटौती की जाएगी। तो मतलब आपको जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको कोई एक ही इंक से लिखना पड़ेगा उत्तर लिखने में, जैसे नीली हो अथवा काली हो या कोई अन्य रंग अगर आप लिखते हो तो 2 अंक की कटौती की जाएगी। अब उत्तर कुंजिका आपत्ति, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शन टू दी आंसर शीट। तो ये रहा प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर किसी प्रश्न पर संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आंसर की रिलीज आएगा उसके 7 दिनों के भीतर ही आप उनके वेबसाइट में भी अगर कोई क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर गलत है, तो यू कैन चैलेंज द सेम। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, ये जान लो अच्छे से कि आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है वो नेगेटिव मार्किंग में रहेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इट विल बी 1/4, दैट मीन्स 1/4। न्यूनतम अर्हत अंक, उत्तराखंड न्यायिक सेवा के प्रविधानुसार लिखित परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए प्राप्त होंगे। तो इफ यू बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी इट विल बी 50% एंड इन केस ऑफ लाइक फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 40%। अब आगे की देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वो इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ईमेल upschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि दे हैव मिसप्लेस्ड देयर एप्लीकेशन फॉर्म और दे हैव फॉरगॉटन देयर रोल नंबर एज वेल एज देयर एप्लीकेशन नंबर। सो इन दैट केस यू हैव टू गिव अ मेल टू upschelpline@gmail.com। जो भी से रिलेटेड समस्या, अगर आपको एडमिट कार्ड भी अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तब भी आप डाल सकते हैं और इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको इशू आता है आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे मेल भेजकर उन्हें बता सकते हो। तो उसके बाद अब देख लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। स्क्रीनिंग परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़,
देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टिहरी, टिहरी घरवाल, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी घरवाल, उसके बाद हो गया एवं उत्तरकाशी नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद देख लेते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु तो निर्धारित अंकों का 1/4 रूप में काटा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है कि इन केस अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी एंड दैट विल बी 1/4, जिसका मतलब है 0.25 मार्क्स की आपकी कटौती होगी। उसके बाद देख लेते हैं, प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov.in पर प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराई जाएगी। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो इसी वेबसाइट पे आने वाला है। अदरवाइज इट ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन दी इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। उसके बाद आएंगे हम लोग और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आईडी अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आईडी की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अपने साथ अपना आईडी कार्ड जरूर रखना और उसकी एक फोटोकॉपी भी रखना, इनकेस अगर आपको मांगा जाए तब आप उनको दे सको। अब ये देख लेते हैं, ये रहा आपकी सिटीज। सो देयर विल बी एक्चुअली 14 सिटीज इन द स्टेट जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें एक और चीज लिखा है, आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किए जा सकते हैं। केंद्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केंद्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दे वोंट चेंज योर एग्जाम सेंटर एंड ऑल्सो इन केस इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉल शॉर्ट under their expectation, then they can also change these centers और they can also reduce the centers। इसका मतलब है कि जितने सेंटर्स दिए गए हैं, अगर मान लो अगर किसी में अगर बहुत कम आ जाता है तो वो सेंटर को हटा सकते हैं और उसे किसी और जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, फॉर प्रिलिमिनरी रिटन screening examination, this is the examination plan and syllabus for the examination. The preliminary written entrance examination paper will be divided into 2 parts. Part 1 will contain 50 marks and part 2 will contain 150 marks. There will be objective type test on the following subjects. तो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के रहेंगे, आपका एक पेपर प्रीलिम्स का रहेगा, जिसमें एक्चुअली 2 पेपर रहेगा एक ही पेपर, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, इसके 2 पार्ट के पेपर रहेंगे। उसमें विल कंटेन 50 मार्क्स, जिसमें एक रहेगा आपका जनरल नॉलेज और दूसरा रहेगा आपके लॉ सब्जेक्ट पे। तो इसका मतलब है कि जो लोगों ने इससे पहले जो इनका यूकेपीएससी एपीओ का एग्जाम जिनने अपियर किया था, उनको पता ही होगा कि इनके 2 शिफ्ट में ऐसे पेपर होते हैं। एक ही दिन में 2 शिफ्ट रहेगा, एक पेपर 1 का रहेगा जनरल नॉलेज का रहेगा, दूसरा रहेगा आपका लॉ का। आप देख लेते सिलेबस क्या है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द लीगल स्फेयर्स। द questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation, pronouncement, particularly Indian constitution, law and development and legal aspect, but it will not be confined to this only। इसका मतलब है कि जनरल नॉलेज में जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, the questions will be from India and the world as well as the latest day-to-day happenings in our nation as well as in international sphere। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई लोकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, जैसे स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जैसे होता है, जैसे कि यूकेपीएससी एपीओ में जैसे पूछा गया था इनके पेपर में कि ज़्यादातर उसमें क्वेश्चंस लोकल के थे, स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे। पार्ट 2 होगा, इट विल कवर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड लॉज: ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज, प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉज, एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये लॉ में आपका ये सब्जेक्ट रहेगा और ये 150 का रहेगा, ये 50 का रहेगा। ये रहा आपका रिटर्न जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, और ये सेम चीज आपका विवाह वोसी में भी होगा। ये देखो इसमें ये है, द एग्जामिनेशन विल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें द प्रेजेंट डे 150 का, लैंग्वेज रहेगा 100 का, लॉ पेपर 1, सब्सटैंटिव लॉ 200 का,
लॉ पेपर 2 एविडेंस एंड प्रोसीजर 200 का, लॉ पेपर 3 रेवेन्यू क्रिमिनल 200, फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें आपको 40% स्कोर करना है, अदरवाइज 40% तो नहीं, मतलब 40% का मतलब हो गया आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं, और विवा वोसी है 100। तो अगर आपको मेंस में अगर मान लो अगर इसमें अगर आपका 40 के अगर नीचे जाता है तो भले ही ये सब बाकी के पेपरों में आप कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन आपके ये जो पेपर है इसे निरस्त माना जाएगा, इसके जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे ध्यान पे रखिएगा। तो प्रेजेंट डे में क्या क्या रहेगा, वही द पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द रिएक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड जनरली एट प्रेजेंट डे, पर्टिकुलरली इन द लीगल स्फीयर एंड आल्सो हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। इसका ये मतलब है कि हैपनिंग डे टू डे मतलब करंट अफेयर, जनरल नॉलेज को आप एक तरीके से ऐसा मानो कि ये करंट अफेयर्स के ही इसमें क्वेश्चन आएंगे, मतलब लास्ट 1 ईयर। जैसे कि आज साल का पहला दिन है और 31 दिसंबर 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक जितना कुछ हुआ है, और जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होता तब तक जितने भी डे टू डे हैपनिंग्स है ना वो आप दिमाग में रखिए, उनको बार बार आप रिवाइज करते जाइए। वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका लेजिस्लेशन भी कौन कौन से नए नए कानून आए हैं, कौन कौन से नए कानून गए, कौन से कानून गए हैं, कौन कौन से रिसेंट जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के भी कौन कौन से अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपका जो हो गया लैंग्वेज एक पेपर रहेगा, तो लैंग्वेज आपका जो पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, और एक इंग्लिश का एक प्रेसी है, इसका मतलब है आपको एक समरी, एक पैरा को आपको समरी में लिखना है। अब सब्सटैंटिव लॉ में क्वेश्चंस रहेगा, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, द लॉ कंसर्निंग ईजमेंट्स एंड टॉर्ट्स, द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी स्पेसिफिकली applicable thereto, the principles of equity with special reference to the law of trust and specific relief, Hindu law and Mohammedan law। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल क्या कहते हैं, नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब्जेक्टिव में रहेंगे। तो आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन चीज़ों को तैयारी करनी है, नोट्स बना के तैयारी करनी है। एविडेंस एंड प्रोसीजर में क्या क्या रहेगा, लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग, द क्वेश्चन सेट विल relate mainly to practical matters such as the framing of charges and issues, the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and the conduct of cases generally, but will not restricted to them। रेवेन्यू एंड क्रिमिनल में रहेगा आपका 2 यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो कि उत्तराखंड में भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज इंडियन पेनल कोड। और ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी अटेंड 40। ये देखो आपको 40 अटेंड करना ही है इस पेपर में, बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। टाइम अलाउड इज 1 आवर, जिसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, ब्रॉडली टेकिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, विंडोज एंड इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल भी रहेगा एंड एमएस पावर पॉइंट। तो चलो एमएस एक्सेल है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, साथ में एमएस एक्सेस भी है और एक्सेल भी है, तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आपका विवा वोसी जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। द सुइटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जुडिशियल सर्विस विल बी टेस्टेड विद रेफरेंस टू हिज रिकॉर्ड एट स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड हिज पर्सनालिटी, एड्रेस एंड फिजिक्स। The question which may be put to him may be of general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature। शायद हो सकता है कि इसमें इजी क्वेश्चंस आए विवा वोसी में कि आपका कैसा रहा है, अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फिर आपकी इंटरेस्ट क्या क्या है, और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो जुडिशियल सर्विस। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस मतलब रहता है एग्जाम से रिलेटेड, तो शायद ऐसे क्वेश्चंस हो या तो फिर लीगल भी हो, कुछ कह नहीं सकते। The marks obtained in viva voce will be added to the marks obtained in the written papers and candidate place will depend on the aggregate of both। तो ये जो इसके जो भी आप मार्क्स सिक्योर करेंगे वो मेंस के साथ ऐड किया जाएगा एंड इट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर सिलेक्शन। द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिफ्यूज टू कॉल फॉर viva voce and candidate who hasn't obtained such marks in the law paper as to justify such refusal। शायद ऐसा भी हो सकता है कि the commission may also refuse to call for viva voce जो कि लॉ पेपर में अच्छा नहीं किया है, who hasn't obtained such marks in the law papers as to justify such refusal।
तो ये उनके ऊपर है, ये काफ़ी रेयर ही होता है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, द मेंस एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। और क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का इसी पेपर में रह जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप अभी से ही इस चीज़ की तैयारी में लग जाए, टाइम ना लगाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी है। और इसका मेंस पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजी होता है। इनका पेपर अगर मैं कहूँ उत्तराखंड जुडिशरी का या इनका कोई भी लॉ पेपर से, कोई भी लॉ रिलेटेड जो एग्जाम में कंडक्ट कराती है, क्वेश्चन पेपर कभी भी इजी नहीं आता है। इनका हमेशा डिफिकल्टी लेवल की रहती है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।